हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो शास्त्र। आज हम लोग इमाइल दरखाइम की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सोशल फैक्ट। ये लेक्चर नंबर 2 है। हम इमाइल दरखाइम के ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में हर कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, जिससे हम लास्ट में हमें समझना इजी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इमाइल दरखाइम का जो कॉन्सेप्ट था सोशल फैक्ट का, उसको पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम सोशल रियलिज्म को पढ़ें। सोशल रियलिज्म क्या होता है, सोशल फैक्ट्स को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि सामाजिक तथ्य को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। यह एक अप्रोच होती है जिससे हम लोग समाज में या सोसाइटी में सोशल फिनोमिना को पढ़ सकें कि समाज में क्या क्या हो रहा है, हम उसको पढ़ सकें। ये अप्रोच सबसे पहले किसने अडॉप्ट की थी? बॉर्ड्यूक्स ने अडॉप्ट की थी। ये हमें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार कोई कॉन्सेप्ट का ओरिजिन किसका है वो पूछ लिया जाता है। जैसे सोशल रियलिज्म दुर्खाइम ने यूज जरूर किया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका है? बॉर्ड्यूक्स का। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है। सोशल रियलिज्म क्या होता है? सोशल रियलिज्म का मतलब होता है ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस देना, यानी कि समूह जो होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना रादर देन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत जो लोग होते हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे करके हमें समूह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने उसके कुछ फीचर्स बताए थे। जैसा पहला फीचर था, रियलिटी एग्जिस्ट एट मल्टीपल लेवल्स। मतलब जो रियलिटी होती है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोसाइटी में अगर कोई कंडीशन है या सिचुएशन प्रिविलेंट है तो उसके पीछे एक ही कारण हो, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि फिजिकल रियलिटी, बायोलॉजिकल रियलिटी, साइकोलॉजिकल रियलिटी या सोशल रियलिटी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग पर चढ़ करके कूद जाता है तो जो एक फिजिसिस्ट होगा वो क्या बोलेगा? इट इज अ बॉडी ऑफ मास फॉलिंग विद वेलोसिटी। वहीं लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होगा या डॉक्टर होगा वो बोलेगा शायद ऑटोप्सी के कारण इनकी डेथ हुई है। लेकिन वहीं अगर कोई साइकोलॉजिस्ट होगा वो बोलेगा शायद ये बहुत ज्यादा सैड थे, दुखी थे, इसीलिए इन्होंने सुसाइड किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रियलिटी होती है उसके पीछे बहुत सारे लेवल्स होते हैं या मल्टीपल कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। सेकंड पॉइंट था कि सोशल रियलिटी इज एमर्जेंट इन कैरेक्टर। एमर्जेंट का मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स अगर कंबाइन कर दिए जाएं एक पर्टिकुलर लेवल पे तो वो नए लेवल की रियलिटी को क्रिएट करते हैं, जो कि एक्सटर्नल होती है इंडिविजुअल से, यानी कि बाहरी होती है इंडिविजुअल से। जैसे कि अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के छोटे छोटे जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या बनता है? ह्यूमन न्यूरॉन्स बनते हैं। उन्हीं ह्यूमन न्यूरॉन्स को कंबाइन करके हमारा ह्यूमन ब्रेन बनता है। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इंडिविजुअल कम टुगेदर टू फॉर्म रिलेशनशिप विच रिजल्ट्स इन सोशल रियलिटी। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में मिलकर के एक रिलेशनशिप बनाते हैं। वो एक आपस का उनका जो रिश्ता होता है उससे भी कहीं ना कहीं हमें सोशल रियलिटी देखने को मिलती है। दे आर सुई जानरस। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। सुई जानरस मतलब होता है यूनिक, जो खुद से उत्पन्न हुई हो। सोशल रियलिटी इज कंपेरेबल टू एन ऑर्गेनिज्म। कंपेरेबल टू ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम देखें, इट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट। क्योंकि जो सोसाइटी होती है, जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे रिलीजन, फैमिली, कोई भी पॉलिटिक्स, ये सब कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तभी आपस में इजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको कल एग्जांपल देकर के एलिफेंट का समझाया था। जैसे एलिफेंट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, अगर हम उनको अलग कर दें तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली ऐसे ही सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं उनको अगर हम अलग अलग तोड़ दें तो वो परफेक्टली या इजीली फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसको एक साथ रखें ताकि वो इंटरकनेक्टेड होकर के वर्क कर सके। दुर्खाइम का मानना था कि एवरी साइंस स्टडीज अ डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ रियलिटी। हर जो विज्ञान होता है वो एक अलग रियलिटी को पढ़ता है। और ऐसे ही एज दिस इज अ न्यू रियलिटी, मतलब जो सोशोलॉजी है वो भी एक न्यू रियलिटी है, या समाज में उस समय पे जो कंडीशन प्रिविलेंट थी वो भी एक नई रियलिटी थी, लोग भी उसको पहली बार देख रहे थे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस रियलिटी को पढ़ने के लिए एक नई साइंस की स्टडी की जाए, नई तरीके से स्टडी की जाए, जिसको उन्होंने क्या बोला? सोशियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की थी उन्होंने। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी सोशल फैक्ट, ये एक स्टेटमेंट है, हमें याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दर्खिम, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल फैक्ट। दरखाइन का जो व्यू था सोशल फैक्ट्स के बारे में वो बहुत एक्सटेंसिवली डील करते थे। उनकी
उन्होंने इस बारे में अपनी जो बुक थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड उसमें बताया है। फैक्ट्स, फैक्ट्स मीन समथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, यानी कि जो खुद से एग्जिस्ट करते हैं। सो इट कैन बी नोन बाय ऑब्जर्वेशन, ताकि हम जो ह्यूमन है उन्हें देख करके ही समझ पाए। दे आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, कि हम उन्हें देख करके समझ पाए कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। दे आर सोशल, वो सोशल क्यों होते हैं? क्योंकि दे डील विद कलेक्टिविटी, वो कलेक्टिविटी के साथ डील करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं, या ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो होते हैं वो सोशल फैक्ट्स होते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं एक इंडिपेंडेंट लेवल पे, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। दुर्खिम हैज डिफाइंड सोशोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशोलॉजी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? कि सोशोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स। According to Durkheim, social fact consists of ways of acting, thinking, and feeling external to individual and endowed with the power of coercion by reason of which they control him. जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो काम करने, सोचने या अनुभव करने के जो तरीके होते हैं, उनका जो स्रोत समाज है, क्योंकि बार बार दोहराए जाने के कारण इनमें एक स्थायित्व आ जाता है, यानी कि वो संस्थागत हो जाते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाते हैं। एक सोशल फैक्ट इज अ फेज ऑफ बिहेवियर which is subjective to the observer which has a coercive nature. coercive nature का मतलब क्या होता है? coercive होते हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं। A category of facts consisting of ways of acting, thinking, and feeling external to individuals and endowed with the power of coercion by means of which they control him. ये definition है हमारी, ये याद रखनी हमें important है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी आने के इसके चांसेस पूरे हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कास्ट, फैमिली, रिलीजन, ये सारे क्या हैं? हमारे सोशल फैक्ट्स हैं। सोशल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं, जो हमारे पास चॉइस होती है उसको लिमिट कर देते हैं। दे आर सेपरेट फ्रॉम पीपल, वो लोगों से अलग होते हैं, लेकिन लोगों से अलग होकर के भी वो लोगों के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। इफ यू रिकॉल सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, one of the primary goals of sociology is to study how personal choices, यानी कि जो लोगों की पर्सनल चॉइसेस होते हैं या जो लोगों के बिहेवियर होते हैं, वो सोशल कंडीशन, यानी कि जो समाज में उस समय पे जो सामाजिक कंडीशन प्रिविलेंट होती है उससे शेप किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट, यानी कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सब हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू यानी कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ ले सकते हैं, कलेक्टिव फीलिंग जो कि हमारी आती है एक लोगों के लार्जर ग्रुप से, यानी कि कलेक्टिव फीलिंग हमारी इंटरनल है, लेकिन वो एक्सटर्नल कब बनती है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के लिए आपने देखा होगा कि हमारे सबके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, लेकिन वो कब हमारी निकलती है? जब हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमारे अंदर एक जोश आ जाता है कि हम लोग एक नेशनलिज्म के या नेशनलिस्ट हैं। इसी फीचर को मानकर दुर्खिम बोलते हैं कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी कि जो सोशल फैक्ट होते हैं, उनको वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड है हमारा कंस्ट्रेंट या कोअर्शिव। जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर वो अटेम्प्ट करते हैं सोशल फैक्ट को रेसिस्ट करने का, तो उनको कंस्ट्रेन यानी कि दबाव महसूस होता है। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो बाहरी नहीं होते, लेकिन अपनी शक्ति या अपने दबाव के कारण व्यक्ति की जो इच्छा होती है उससे स्वतंत्र रूप से उस पर लागू करने की क्षमता भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नैलिटी। जर्नैलिटी का मतलब होता है कि ये हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, यानी कि ये एक यूनिवर्सैलिटी यानी सार्वभौमिक है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट जो होते हैं उनमें एक यूनिवर्सैलिटी का गुण पाया जाता है, यानी कि एक फीचर पाया जाता है। जैसे ये सब सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो समस्त समाज में पाए जाएंगे, यानी कि हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। लास्ट फीचर है इसका इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि हमारे कितने टाइप्स के सोशल फैक्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सोशल फैक्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से सोशल फैक्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे दो तरीके के सोशल फैक्ट होते हैं। फर्स्ट वन मेटीरियल सोशल फैक्ट, सेकेंड इज नॉन मेटीरियल सोशल फैक्ट। इनके बारे में जॉर्ज रिट्जर ने भी हमें बताया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मेटीरियल सोशल फैक्ट या नॉन मेटीरियल सोशल फैक्ट के बारे में किसने बताया है, अगर एग्जाम में ऑप्शंस में आपके पास दरखाइम ना होकर के जॉर्ज रिट्जर है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं।
पहले हम देखेंगे मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होता है। मटेरियल सोशल फैक्ट वो होते हैं जो कंक्रीट होते हैं, जो फिजिकल होते हैं, कि मूर्त होते हैं। एग्जाम्पल आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल कोड्स, पॉपुलेशन साइज। वहीं अगर नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की बात करें तो ये अमूर्त होते हैं, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, ये सारे हमारे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं। अब अगर हम लोग नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट की बात करें, जो नॉर्मल सोशल फैक्ट हैं वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल होते हैं, यानी कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सोसाइटी की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट है। दरखाइम का मानना था कि जो क्राइम और डेवियंस होता है वो भी किसी लेवल तक अच्छा होता है, यानी कि गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करता है और सोसाइटी को मजबूत बनाता है। वहीं पर अगर हम एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट की बात करें तो ये सोसाइटिकल डिसफंक्शनल या हार्मफुल होते हैं। जैसे रेट ऑफ क्राइम, सुसाइड, अगर एक नॉर्मल रेट तक बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाए अपने नॉर्मल रेट से तो सोसाइटी में ये लीड्स टू नॉर्मललेसनेस, एनार्की या एनोमी इनसे आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ लेट्स सी क्रिटिसिज्म। अगर कोई भी टॉपिक है तो उसका कोई ना कोई क्रिटिसिज्म जरूर होगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो वेबर थे उन्होंने सोशल फैक्ट को कैसे क्रिटिसाइज किया। वेबर का मानना था कि सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल को रिडेंडेंट बनाते हैं। रिडेंडेंट का मतलब होता है कि वो सिंपली इंडिविजुअल कैसे उन पर रिएक्ट करे वो पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं। निकोलस टिमैशिफ ये एज्यूम करते हैं या इनका मानना था कि while developing sociology on the lines of science, दुर्कहेम बहुत ज़्यादा अनसाइंटिफिक, मोस्ट अनसाइंटिफिक बाय इग्नोरिंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। उन्होंने अगर इंडिविजुअल को इग्नोर करा है तो इससे निकोलस टिमैशिफ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अनसाइंटिफिक बन गए हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट था सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य का। अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है एनॉमी, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एनॉमी के बारे में ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने एनॉमी के बारे में बोला है, लेकिन आज हम लोग दरखाइम के बारे में ही पढ़ेंगे। दरखाइम ने एनॉमी के बारे में क्या बताया है। एनॉमी का मतलब मैंने आपको कल बताया था, प्रतिमानहीनता एनॉमी होती है। अब एनॉमी क्या होती है कि जब सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस आ जाती है, यानी कि जब सोसाइटी जो है एक रैपिड पेस पे तेजी से चेंज तो हो रही है, लेकिन जो ओल्ड नॉर्म्स है, पुराने जो नॉर्म्स हैं वो अभी तक सोसाइटी से कंप्लीटली नहीं गए होते हैं। एक नॉर्मेटिव टर्मोइल आ जाता है जिससे मीन्स दैट स्केल ऑफ नॉर्म इज अपसेट। जो सोसाइटी की कंडीशन होती है वो अपसेट हो जाती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है, और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है उसको टाइम लगता है नॉर्म्स को फिर से डिफाइन करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में जो डिजायर्स होते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। दुर्कहेम बताते हैं कि जो नॉर्म्स होते हैं वो डिजायर को डिफाइन करते हैं। इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस इन सम केसेस। काफ़ी बार ऐसे सिचुएशन होने के कारण इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है, इनफैक्ट कभी कभी तो सुसाइड भी कर लेता है। ये सोसाइटी में लोगों पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। एनॉमी इज द स्टेट ऑफ नॉट ओनली नॉर्मेटिव टर्मोइल बट ऑल्सो मोरल डीरेगुलेशन। इससे खाली नॉर्मेटिव टर्मोइल नहीं होता, लेकिन नैतिकता का भी डीरेगुलेशन हो जाता है। और एनॉमी इज टिपिकल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। एनोमी जो होती है, दुर्कहेम का मानना था वो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्टर है, यानी कि ये हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। और इनका मानना था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये मॉडर्न सोसाइटी जो है उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं डिजीज है, एक रोग है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो एनॉमी के बिना काम कर सकती है। अब हमने देखा कि वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है कि विदाउट कॉमन वैल्यूज़, अगर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होंगी तो इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, इगोइस्टिक हो जाएंगे, विदाउट सफिशिएंट सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि वो मोरालिटी को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम लोगों के पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो जिसके मन में जो आएगा वो वही करेगा। इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ जाएगी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।